तो चलो अगले यूनिट की ओर चलते हैं, और अगला यूनिट भी मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड है ना। लास्ट यूनिट में क्या देखा था हम लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड देखा था जो करंट की वजह से क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। कोई तो भी वायर था, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड आती है ना। अकॉर्डिंग टू बियर्स-हॉवर्स लॉ, कोई भी करंट कैरिंग चीज है तो करंट की वजह से आती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सोलेनॉइड ले लो, वायर ले लो, कॉइल ले लो, कोई भी चीज, तो करंट की वजह से आती है मैग्नेटिक फील्ड। वो वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट यूनिट में देखे। और अभी यहां पे हमको जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड देखना है, तो स्पेशल टाइप के मटेरियल्स जिनको हम लोग मैग्नेट्स बोलते हैं, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, या फिर वो मटेरियल्स में क्यों मैग्नेटिक फील्ड आती है, ऐसे रीजंस, है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, तो ये सभी चीजें हमको इस यूनिट में देखना है, बराबर है। तो जैसे बचपन में भी हमने वो लोहा चुंबक देखे होंगे, है ना, मैग्नेट, उसमें पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, तो वो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे स्पेशल टाइप के जो सब्सटेंसेस है जिसमें पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड आती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है ना। जैसे हमने बार मैग्नेट देखे होंगे, है कि नहीं, बचपन में आपने खेले होंगे ऐसा बार मैग्नेट। दो बार मैग्नेट लिए तो हर एक बार मैग्नेट को दो पोल्स रहते, एक साउथ पोल रहता, दूसरा नॉर्थ पोल रहता, है ना। तो दोनों नॉर्थ पोल पास पास लाए तो रिपेल हो जाते, है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ लाए तो अट्रैक्ट हो जाते। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब क्या, ये जो चीजें हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो सभी चीजें हमको यहां पे देखनी है, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया। पिछले यूनिट में भी मैग्नेटिक फील्ड ही थी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इस यूनिट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन की वजह से है? स्पेशल मटेरियल्स की वजह से, है ना। जैसे ये चुंबक हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपना ये बार मैग्नेट, जिसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं, या फिर इसको ही हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। डाई माने टू, पोल माने पोल्स, दो पोल्स है उसमें, साउथ और नॉर्थ, बराबर है कि नहीं। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, साउथ पोल को निगेटिव, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है लाइक दिस, है ना। आपने 10th में ये एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि एक बार मैग्नेट लिए और उसके ऊपर आयरन का डस्ट डाल दिए, तो ये आयरन का डस्ट कुछ इस प्रकार से ये आता है ना। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूले देखने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक डाइपोल याद कर लो, उसको कंपेयर करके इसके फॉर्मूले हम लोग याद रखेंगे और आसान जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसको याद करेंगे और उसको कंपेयर करके हम लोग इसके फॉर्मूले याद रखेंगे। तो क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल? याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब उसमें भी दो चार्जेस थे, प्लस और माइनस, है ना, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस थे, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हमने लिखा था 12। तो ऐसी अरेंजमेंट है तो उसको हमने बोले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोले थे ऐसा। तो सेम इसको ही कंपेयर करके देखो, यहां पे भी दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स है, वहां पे चार्जेस थे, यहां पे पोल्स है ना। पॉजिटिव पोल मतलब नॉर्थ और निगेटिव पोल मतलब साउथ, है ना। और पोल की लिखते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ, जो मैग्नेट के अंदर जो पोल्स होते हैं ना, उनकी लिखते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। जैसे इधर चार्ज है, क्यू से लिखते हो, वैसे इस नॉर्थ की लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ। तो इसकी रहती है पॉजिटिव प्लस के, स्मॉल के, और साउथ की रहती है नेगेटिव की। तो जैसा इधर चार्ज है वैसा इधर पोल है या फिर पोल स्ट्रेंथ है। और टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, है ना। हमेशा बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी याद रखो, दोनों पोल्स का मैग्नीट्यूड, पोल स्ट्रेंथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम रहती, सिर्फ नॉर्थ की कंसीडर रहती पॉजिटिव और साउथ की रहती नेगेटिव। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, जैसे इधर था सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो ये वाले डाइपोल के लिए हमने मोमेंट डिफाइन किया था, P। याद करो क्या था फॉर्मूला मोमेंट का, कैसे डिफाइन किया था? दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेने को बोला था,
दोनों दोनों चार्जेस इक्वल ही है, इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो Q इंटू 2L दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसी प्रकार से है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल का भी मोमेंट हम लोग डिफाइन करेंगे, और इसका मोमेंट हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट P से रिप्रेजेंट किया था, क्या था P का फॉर्मूला, दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, Q इंटू 2L, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट। सिमिलरली यहां पे चार्ज की जगह कौन ले रहा है, यहां पे चार्ज की जगह ले रहा है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, K से, तो नॉर्थ की है प्लस K, साउथ की है माइनस K, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक की मैग्नीट्यूड, तो K इंटू 2L, वहां पे Q इंटू 2L था, यहां पे K इंटू 2L। तो मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट भी बोल सकते हैं ना, देखो ना परफेक्ट बार है, तो बार मैग्नेट की मोमेंट इज गिवन एज K इंटू 2L, ठीक है। और मोमेंट का यूनिट क्या रहता, लास्ट यूनिट में ही देखा हमने, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कॉइल थी उसका भी मोमेंट हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो क्या आया था उसका मोमेंट NIA, तो क्या रहता, मोमेंट का यूनिट सेम मोमेंट है, ये सिर्फ बार मैग्नेट है इसलिए स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। तो क्या यूनिट था, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, उसका तो यूनिट नहीं रहेगा, करंट मतलब एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो मोमेंट का यूनिट रहता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, 2L मतलब डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप K का भी यूनिट निकाल सकते हैं, इसका मीटर, इसका 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और इसका यूनिट आएगा एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो K का यूनिट मतलब पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर इंटू मीटर, एक बार MCQ में आया था, ठीक है। तो कैसे का निकालेंगे, समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला, मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट का मोमेंट इज गिवन एज K इंटू 2L। व्हाट इज K, K इज द पोल स्ट्रेंथ, दोनों जो पोल्स है नॉर्थ और साउथ, है ना, उनकी पोल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, एक की प्लस है नॉर्थ की और साउथ की क्या है माइनस, तो दोनों में से कोई किसी एक की पोल स्ट्रेंथ और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है या फिर ये जो बार मैग्नेट है, इसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है ना। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है या फिर बार मैग्नेट है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर उसको रखे तो क्या होता है, तो इसको भी कंपेयर करेंगे हम लोग पिछले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, देखो है ना, कंपेयर करोगे तो कैसा, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, सीधा सीधा कहां पे क्या रिप्लेस करना है वो बराबर से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां पे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, ठीक है, ये है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हुआ था याद करो, है ना, ये मैंने क्या बताया था, याद करो, कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा Q इंटू ई, निगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स आएगा Q इंटू ई, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का फोर्स E के डायरेक्शन में होता है और निगेटिव चार्ज का फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि निगेटिव है ना। तो क्या देखा था हमने कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ऐसे दो फोर्सेस आ रहे थे, दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, 2L साइन थीटा, इतने डिस्टेंस से वो से ये 2L साइन थीटा कैसा आया था वो भी देखा था, ठीक है ना। तो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब वो था टॉर्क। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो हमको उसके ऊपर क्या मिला था, टॉर्क, टॉर्क मतलब कपल, है ना, जिसकी वजह से चीज रोटेट होती है, ठीक है। तो क्या मिला था, टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, P मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट, E मतलब क्या है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड,
और थीटा मतलब ये एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो सिमिलर फॉर्मूला हमको यहां पे भी मिलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर आता है टॉर्क और उसकी वजह से वो रोटेट होने लगता है। सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर भी टॉर्क आएगा और वो भी रोटेट होने लगेगा। तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला ना अभी से मैं बता सकता हूं कैसे आएगा। ये क्या था, P मोमेंट, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंट आएगा स्मॉल m। अभी देखा हमने कि मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और एंगल तो सभी जगह सेम होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो हमको इतना टॉर्क मिलना चाहिए, एम बी साइन थीटा। एम मतलब मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। तो चलो देखते हैं मिलता है क्या, है ना। एकदम सिंपल है। देखो ये है मैग्नेटिक डायपोल या फिर बार मैग्नेट, है ना। ये है इसका एक्सिस, कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा। तो जैसे अभी बताया कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स आता है, वैसे ही कोई भी पोल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, चार्ज की जगह किसने ले ली है, यहां पे पोल ने ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की जगह किसने ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ने ले लिया। तो जिस प्रकार से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर फोर्स आता है, उसी प्रकार से कोई भी पोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर भी फोर्स आएगा। क्या है फोर्स का फॉर्मूला, Q इंटू ई। तो इधर क्या आएगा, पोल इंटू बी, ई की जगह पे बी, तो इसके ऊपर आएगा फोर्स K इंटू बी। इसके ऊपर भी सेम फोर्स आएगा क्योंकि दोनों पोल्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है, ठीक है ना। तो इसका फोर्स आएगा K इंटू बी, इसके ऊपर भी फोर्स आएगा K इंटू बी। लेकिन दोनों जो पोल स्ट्रेंथ्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, बराबर है कि नहीं। तो इसका फोर्स आएगा B की तरफ, और ये निगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, माइनस के है, तो इसका फोर्स उल्टा हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी दिशा में, ठीक है। तो इसका फोर्स होगा K इंटू बी, ठीक है। तो सेम सिनारियो आ रहा है, सेम जैसा लास्ट टाइम देखा था। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और ये डिस्टेंस कितना होता है, लास्ट टाइम ही देखा था हमने, हमको ये डिस्टेंस चाहिए D, कितना था ये 2L साइन थीटा, देखा था कि नहीं, ये था 2L, है ना, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2L, और ये था थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस जो D हमको मिला वो था 2L साइन थीटा। तो यहां पे भी टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल, क्या था टॉर्क का फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी एक फोर्स, तो चलो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और ये डिस्टेंस 2L साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, K इंटू 2L, व्हाट इज K, पोल स्ट्रेंथ, 2L डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, क्या बोलते हैं K इंटू 2L को, बार मैग्नेट का मोमेंट। अभी देखा हमने कैसे डिफाइन करते बार मैग्नेट के मोमेंट को, दोनों में से कोई भी एक की पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। तो आया कि नहीं फॉर्मूला, देखो ये है मोमेंट, ये है B, और ये है साइन थीटा, बराबर है। तो अगर आप बार मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक डाइपोल को, है ना, स्टैंडर्ड नाम उसका है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड नाम है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे इधर मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क आएगा मतलब ये वाला जो मैग्नेट है ना, ये ऐसे रोटेट होने लगेगा लाइक दिस, बराबर है। और ये है कि नहीं, टॉर्क आए तो क्या होता है, कोई भी चीज के ऊपर टॉर्क आया, है ना, सिंपल सा बेसिक पता है आपको ऑसिलेशन का, कोई भी चीज के ऊपर टॉर्क आया मतलब वो चीज गोल घूमेगी, तो ये जो मैग्नेट है वो गोल घूमेगा, ठीक है। तो कितना टॉर्क आता है, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया आपको, इसी प्रकार से आया mb साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसा याद रखने की कोशिश करो कि अगर आप कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल लेते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, अगर आप कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल लेते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क आता है, ठीक है ना। कितना टॉर्क आता है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एम बी साइन थीटा। एम मतलब इस बार मैग्नेट का मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रख रहे हो,
और साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल, जिस एंगल में आप उसको रख रहे हो। फिलहाल तो यहाँ पे एंगल 0 है ये वाले डायग्राम में, लेकिन ऐसा अगर रखे, ठीक है, तो ये एंगल, ठीक है। तो इतना टॉर्क आता है, और ये कब तक टॉर्क आएगा, है ना, वो टॉर्क की वजह से ये वाला बार मैग्नेट रोटेट होगा। जब तक टॉर्क आते रहेगा तब तक वो रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक जाएगा। और कब आएगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब टॉर्क आना बंद हो जाएगा, है कि नहीं। जब आप कोई भी बार मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे कि उसके ऊपर टॉर्क आता है, टॉर्क की वजह से वो क्या होता है, रोटेट होने लगता है। और कब तक रोटेट होगा, कब तक रोटेट होगा, जब तक उसके ऊपर टॉर्क आते रहेगा। एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई मतलब टॉर्क आना बंद हो गया कि वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो कब आएगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, टॉर्क आना कब बंद होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कितना टॉर्क आएगा बताओ, एम बी साइन 0, कितना होगा टॉर्क, 0। मतलब थीटा इक्वल टू 0 वाली जो पोजीशन है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आ गया क्या, ठीक है। एक बार ये ऐसा पैरेलल आ गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो बस फिर वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि अभी टॉर्क आना बंद हो गया, बराबर है कि नहीं। तो कोई भी बार मैग्नेट को या फिर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, ये वाली जो डायग्राम में दिखाया है, कितनी, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अभी कोई भी जो बार मैग्नेट है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है मान के चलो, और इसको अभी आप बाहर से फोर्स लगा रहे, बाहर से दूसरा टॉर्क लगा रहे, फोर्स नहीं, अभी एंगुलर मोशन है, ठीक है ना, रोटेट करना है हमको। तो मान के चलो आप उसको बाहर से टॉर्क लगा रहे और उसको ऐसा रोटेट करना चाहते, ठीक है ना। ये बेचारा अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में है मस्त, लेकिन अभी आप बाहर से उसको टॉर्क लगा के इसको रोटेट करना चाहते, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। कोई भी चीज को जब हम लोग हिलाना चाहते हैं, कोई भी चीज को में डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, फिलहाल हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी चीज को जब आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाना चाहते हो तो आपको बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा टॉर्क लगाना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा, वर्क, है ना। जनरली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना, जितना डिस्प्लेसमेंट करना है उतने हिसाब से फोर्स लगाए, इसका मतलब आपने क्या किए, वर्क किए। तो ये नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला हो गया लीनियर मोशन में। लेकिन रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, रोटेशनल मोशन में आपको चीज एंगुलर रोटेशनल मोशन करना पड़ेगा, है ना सर। रोटेशनल मोशन में हमको फोर्स की जगह पे कोई भी चीज को अगर रोटेशनल मोशन में लाना है तो फोर्स की जगह पे आएगा टॉर्क, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर की जगह एंगल आएगा, मीटर की जगह पे आएगा एंगल, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ओके, तो और उसको हमको बाहर से ऐसे रोटेट कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क, है ना। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल मोशन में, वैसे ही एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में वर्क फोर्स की जगह कौन लेता है, टॉर्क लेता है, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मान के चलो हमको उसको छोटे से एंगल से मूव करना है, एकदम छोटे से एंगल से, ठीक है, डी थीटा एंगल से, तो छोटू सा वर्क कितना करना पड़ेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टॉर्क माने टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा। वर्क का ही फॉर्मूला है, दूसरा नहीं है, जैसे आपने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा होगा, है ना। नॉर्मल मोशन के लिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर के लिए क्या होता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह पे थीटा आ जाता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को, जो मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है
उसको अगर आप बाहर से फोर्स लगा, बाहर से टॉर्क लगा के, मेरे भी मुंह में फोर्स ही आ रहा है ना, बाहर से टॉर्क लगा के अगर उसको थोड़े से भी एंगल से रोटेट करना चाहते हो, डी थीटा एंगल से, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अज्यूम कर लो अगर मुझको इस मैग्नेट को टोटल थीटा एंगल से रोटेट करना है, थीटा एंगल से रोटेट करना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है ना, फिजिक्स में एक चीज समझ में आ गई होगी आपको। पहले हम लोग छोटी सी चीज निकालते हैं जिसका नाम है इनफाइनाइटिसिमल। ठीक है, तो इनफाइनाइटिसिमल वर्क कितना है? टॉ इंटू डी थीटा, छोटू से एंगल के लिए। तो dx से x चाहिए तो पूरा इंटीग्रेशन, dy से y चाहिए तो इंटीग्रेशन। सिमिलरली dw छोटे से वर्क से अगर कंप्लीट वर्क चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमको? इंटीग्रेशन। तो कितना टोटल वर्क लगता है ये वाले बार मैग्नेट को जीरो एंगल से थीटा एंगल में लाने के लिए? तो उसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, है ना, टॉ इंटू डी थीटा। और टॉ का फॉर्मूला आप ये रख भी सकते, ये देखो अभी देखा हमने कितना टॉक आता है इसके ऊपर, एम बी साइन थीटा, तो रखो टॉक एम बी साइन थीटा, इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो इतना वर्क हमको करना पड़ेगा अगर इस बार मैग्नेट को ये वाली पोजीशन पे लाना है। ठीक है, और ये जो हम लोग बाहर से वर्क करते हैं वो वाले डाइपोल को, वो वाले बार मैग्नेट को ऐसा लाने के लिए, तो वो वर्क कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देखा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या थी, कैसे डिफाइन किए थे पोटेंशियल एनर्जी को, कैसे डिराइव किए थे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, याद करो। चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे हम लोग, बराबर है कि नहीं? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो, है कि नहीं, चार्जेस को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे और जो वर्क लगे वही वर्क हमारी क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हवा में से नहीं आती, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है? वर्क में से। और उधर अगर देखो सिंपल अपना मैकेनिक्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे आती है हाइट की वजह से, बराबर है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क की वजह से। तो ये जो वर्क हम लोग करेंगे इस बार मैग्नेट को मूव करने के लिए, वो वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं U से। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट, ये वाला प्लेस्ड एट एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, पोटेंशियल एनर्जी आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो कैसे लॉजिक बना, समझा क्या? है ना, लॉजिक बराबर से आपको वो कनेक्ट करते आना चाहिए, उसी के बाद वो आंसर बराबर से याद होता। किस चीज का डेरिवेशन निकालना है मुझको? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क। तो वर्क के लिए सबसे मैं इनफाइनाइटिसिमल वर्क निकालूंगा, छोटा सा वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला है ना, एंगुलर मोशन चल रहा है अपना ऐसे रोटेट वाला, तो वर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क का भी फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, तो अभी एक एक फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, अभी देखे। ठीक है, तो स्मॉल इनफाइनाइटिसिमल वर्क होगा टॉ इंटू डी थीटा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, तो हमको मिलेगा टोटल वर्क। लेकिन अभी जो बताया, जो टोटल वर्क हम लोग बाहर से करते हैं वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। बस डी डब्ल्यू का फॉर्मूला रखो यहां पे। ठीक है, टॉ इज एम बी साइन थीटा, और ये डी थीटा जैसा का वैसा, है ना। कितना सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, एम मतलब क्या था? क्या था एम मतलब? स्मॉल एम मतलब, स्मॉल एम मतलब इस बार मैग्नेट का या फिर मैग्नेटिक डाइपोल की मोमेंट,
मोमेंट, है ना। देखो आप कौन सी चीज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा, थीटा से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो स्मॉल m भी कांस्टेंट होगा, कैपिटल B भी कांस्टेंट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये वाले बार मैग्नेट की, कोई भी जो बार मैग्नेट आप लेते हो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा। देखो दोनों फॉर्मूले में बराबर से ध्यान दो, टॉक है एम बी साइन थीटा, है ना, कितना टॉक आता है उसके ऊपर, एम बी साइन थीटा, एम मतलब उसका मोमेंट, क्या है मोमेंट का फॉर्मूला, के इंटू 2l, के मतलब जो साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल उसकी पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, बी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मोमेंट, यहां पे साइन थीटा है और यहां पे कॉस थीटा है और एक्स्ट्रा माइनस साइन है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन एज माइनस एम बी कॉस थीटा। अभी अगर आप याद करते हो डेरिवेशन, अभी आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी आपको पूरे लॉजिक समझ में आ गए, है कि नहीं। आगे का टॉपिक देखते हैं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। किसको बोलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, है ना। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मतलब क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा बार मैग्नेट रखते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा निकाला है, लेकिन एक्चुअली में ना वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के डिवाइस में एकदम हल्का सा मैग्नेट होता है, छोटू सा बार मैग्नेट, है ना, एकदम नीडल के माफिक, बहुत ही छोटा होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है ना। अभी यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए ये बहुत बड़ा निकाल दिया, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सोचो कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है, और बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक। तो ऐसा अगर हमने हल्का पतला मैग्नेट लिए और, है ना, विच इज फ्री टू रोटेट, है ना, यहां से सेंटर से ये काफी फ्रीली रोटेट हो रहा है, काफी फ्रीली, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे मान के चलो। और ऐसा रखने के बाद अज्यूम करो ये छोटा सा हल्का पतला मैग्नेट है और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखे, ठीक है, तो इसको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसको ऐसा हल्का सा ऐसे टकली मार दिया लाइक दिस, है ना, हल्का सा मूव कर दिया ऐसा, देखो, है ना, लाइक दिस, हल्का सा इसको टैप कर दिया ऐसा, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये जो मैग्नेट है हल्का सा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है वो ऐसे 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 ऑसिलेट होने लगता है, देखो ऐसे वाइब्रेट होने लगता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना। देखो क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके अंदर आपने ये बार मैग्नेट रखा जो काफी हल्का है, ठीक है ना, फ्री टू रोटेट है सेंटर से, इसको आपने ऐसी टपली मार दी लाइक दिस, ठीक है, तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट होने लगेगा, टन 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 टन, और इसी को बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये इस प्रकार से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो क्यों वाइब्रेट होगा, ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो आपने इसको हल्का सा ये कर दिए तो ये जाएगा इधर, थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है, तो जैसे ये इधर जाएगा इसके ऊपर टॉक, है ना, टॉक आ जाएगा, कितना आता है टॉक, एम बी साइन थीटा, तो इस टॉक की वजह से ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं ओरिजिनल पोजीशन, है ना, यहां तक आने के बाद ये वापस से अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन सी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी बताया था, ये वाले बार मैग्नेट के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है थीटा इक्वल टू 0 वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन वापस आते आते ये एकदम यहां पे जाके रुकता नहीं है, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जाता है लाइक दिस, है ना। क्यों 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 ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, देखो ये जो मैग्नेट है ना ये काफी हल्का पतला है, फ्री टू रोटेट है, तो ऐसा एकदम से वो रुक नहीं पाएगा, है ना। आप ही सोचो, आप बहुत जोर से रनिंग मारते हुए आ रहे और एक ही जगह पे फट से नहीं रुक सकते, है ना, थोड़ा आगे जाओगे, या फिर आप गाड़ी चला रहे एकदम एक ही जगह पे नहीं रुक सकते, है ना, थोड़ा सा तो आगे जाओगी, वैसा ही होगा यहाँ पे, है ना। ये वाले टॉक की वजह से ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है और ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन फिर से थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, और जैसे ही नीचे जाएगा फिर से और इसके ऊपर टॉक आएगा, है ना,
और टॉक आने के बाद, ठीक है, टॉक का फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा। तो फिर से नीचे के पोजीशन पे टॉक आएगा और टॉक आने के बाद ये फिर से अपना नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस जाना चाहेगा, लाइक दिस। ये दिशा में टॉक आएगा अभी है कि नहीं। ऊपर जब जाएगा तो ये दिशा में टॉक आएगा, नीचे जब आएगा तो ये दिशा में टॉक आएगा। क्यों? क्योंकि कैसा, टॉक का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। उसका काम ही है कि थीटा इक्वल टू 0 की तरफ लेके जाओ। इधर है तो ऐसा घुमाओ उसको, इधर है तो ऐसा घुमाओ, ठीक है ना। तो ये वापस अपना जाएगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, लेकिन वही सेम किस्सा, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में न रुकते हुए थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर और गया तो टॉक की वजह से फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा नीचे गया तो टॉक की वजह से फिर ऊपर आएगा। तो ये इस प्रकार से वो वाइब्रेट होते रहेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये कौन सा मोशन है, इस प्रकार से वाइब्रेट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, अपने आप ही होते रहेगा। आपने तो बस एक बार ये ऐसा कर दिए, है ना, इसको ऐसा टैप कर दिए एक ही बार, लेकिन जैसे टैप कर दिए इसको, ये बेचारा इतना हल्का पतला है, फ्री टू मूव है, कि वो टॉक की वजह से, है ना, ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ टॉक आता है, नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ आता है। तो ये इतना, इस प्रकार से वो वाइब्रेट होने लगता है, और उसी को बोलते हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। और ये कौन सा मोशन है, ये वाला वाइब्रेटिंग मोशन, ये है तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, है कि नहीं है। और इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है। ये जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है ना, ये ऐसा जो ऑसिलेशन वाला मोशन है ना, वापस जाके अपनी जगह पे जाके फिर से वापस आना, फिर से ऐसा, तो ये इस मोशन को कौन सा बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एसएच हमने पढ़े हैं ऑसिलेशंस में, बराबर है कि नहीं। तो ये जो मोशन है, ये है तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर वाला। नॉर्मल वाले में क्या होता है, नॉर्मल वाले में से ये क्या होता है, ये मीन पोजीशन होती है, ये इधर से इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है, फिर इधर से इधर, है ना, एक ही लाइन में। ये हो गया लीनियर एसएचएम, जिसको उसके फॉर्मूले में फोर्स है, ठीक है ना, तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है। लेकिन हमारा ये कौन सा एसएचएम हो जाएगा, एंगुलर एसएचएम, ठीक है ना। ऑसिलेशन में हमने देखे हैं, तो एंगुलर एसएचएम में ये मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा है। और आपको पता है एंगुलर एसएचएम में फोर्स की जगह कौन आ जाता है, टॉर्क, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्स की जगह ले लेता है थीटा, और फोर्स की जगह ले लेता है टॉर्क, ठीक है। तो हमने देखा है एंगुलर एसएचएम में टॉर्क का फॉर्मूला इज गिवन एज लाइक दिस, यस और नो। ऑसिलेशंस में देखा है हमने कि कोई भी चीज अगर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो टॉर्क कितना आएगा, आई डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। आई मतलब क्या है, व्हाट इज आई, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर यार यहां पे बार मैग्नेट है तो बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वेयर बाई 12, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अगर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो उसका टॉर्क हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, देखा था वहां पे, ठीक है ना। देखो थोड़ा याद करने की कोशिश करो, वहां पे भी एंगुलर एसएचएम में फोर्स की जगह पे टॉर्क आता है ना। अदरवाइज आपने ये फॉर्म ये देखे होंगे, फोर्स इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ऐसा देखे होंगे। तो फोर्स की जगह पे एंगुलर एसएचएम में टॉर्क, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये तो समझ में आ गया है ना। देखो ऐसे 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 एसएचएम परफॉर्म कर रहा एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया तुम्हारा एंगुलर एसएचएम का कंसेप्ट, पुरानी यूनिट का। लेकिन इस यूनिट में मैंने अभी बताया कि कोई भी बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उसके ऊपर ये इतना टॉर्क आता है, एम बी साइन थीटा। व्हाट इज एम, एम मतलब मास नहीं है, एम मतलब है यहां पे अपने इस यूनिट में स्मॉल एम मतलब इस बार मैग्नेट का मोमेंट है, मोमेंट। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल। तो इस यूनिट में हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर टॉर्क आएगा एम बी साइन थीटा। पुराना यूनिट बोल रहा है कि इसका टॉर्क आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है।
बराबर है कि नहीं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो टॉर्क आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं। किसके लिए? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के लिए। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एसएचएम का टॉर्क, ये हो गया हमारा अभी का टॉर्क। ठीक है, तो अभी हमारा मैग्नेट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एसएचएम, इसलिए उसका टॉर्क ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक, तो डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, इस आई को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा एम बी बाय आई, ये जैसा लिखा है। तो ये इक्वेशन बनेगा तुम्हारा एंगुलर एसएचएम का, है कि नहीं? डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा। किसका इक्वेशन है ये? एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एंगुलर एसएचएम का, है ना। नॉर्मली आपने नॉर्मल एसएचएम में भी देखे थे, देखो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ऐसा आपने नॉर्मल वाला एसएचएम है। एंगुलर एसएचएम में एक्स की जगह पे कौन ले लेता है? थीटा ले लेता है। तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, है कि नहीं है? तो कंपेयर करो एंगुलर एसएचएम के साथ। स्टैंडर्ड एंगुलर एसएचएम कैसा होता है? डी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर थीटा, होता है कि नहीं ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन? ओमेगा स्क्वेयर इज अ कांस्टेंट, देखो यहां पे भी कांस्टेंट। तो कंपेयर करो, ये वाला जो आपको एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन मिला, इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, क्या मिलेगा आपको? ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है? ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू, ये हो गई ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू। कैसे आई ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू? समझ में आया, है ना? ओमेगा स्क्वेयर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में जो हमको इक्वेशन मिला सिंपल एंगुलर एसएचएम का, तो उस एंगुलर एसएचएम के इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो ओमेगा स्क्वेयर मिला मुझको एम बी बाय आई। ठीक है, तो ओमेगा मिल जाएगा मुझको रूट ऑफ एम बी बाय आई, है ना। इतना तो सिंपल है, ओमेगा स्क्वेयर मिला तो उसका रूट। तो एक बार अगर ओमेगा मिल गया आपको, तो टाइम पीरियड तो आप आराम से निकाल सकते, है कि नहीं? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे आएगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा आएगा। तो ओमेगा मिल गया तो मुझको टाइम पीरियड तो आसानी से मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट करो, 2 पाई बाय अंडर द रूट एम बी अपॉन आई। ठीक है, तो ये थोड़ा एडजस्ट करो, आई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, एम बी डिनोमिनेटर में। तो इतना टाइम पीरियड होगा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का। क्या था वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोटा सा मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा था, लाइक दिस, बराबर है। और ये वाइब्रेट हो रहा था तो हमने ये प्रूव करे कि उसका मोशन कौन सा है? एंगुलर एसएचएम, एंगुलर सिंपल एंगुलर हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। तो वो एसएचएम के कंसेप्ट यूज करके हमने इसका टाइम पीरियड निकाल लिए। कितना है टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर, टाइम पीरियड मतलब किसको बोलते हैं, है ना? पीरियोडिक मोशन जो भी होता है तुम्हारा, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में हो गया सर्कुलर मोशन, या फिर एसएचएम में टू एंड फ्रो मोशन, तो कोई भी पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड निकलता है। ठीक है ना, बार बार जो चीज रिपीट होती है एक सर्टेन टाइम के बाद, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 पाई अंडर द रूट आई बाय एम बी। ठीक है, यहां पे फिर से एक बार बता रहा हूं, आई मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम मतलब क्या है? मास नहीं है, याद रखो, एम मतलब मास नहीं है यहां पे। स्मॉल एम मतलब इसका है, स्मॉल एम मतलब मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। कोई भी बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं तो उसका मोमेंट हमने डिफाइन किए, तो वो है स्मॉल एम। और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रिलेटेड पेजेस ये वाले ध्यान से पढ़ लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
मान के चलो हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लिए हमने, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, बराबर है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लियो, हाइड्रोजन एटम कंसीडर करो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के अराउंड रेडियस r में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हम लोग छोटे से मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और उसका हम लोग मोमेंट निकालने जा रहे हैं, है ना। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग छोटा सा मैग्नेट या फिर डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। मैग्नेट का एक्चुअल नाम है मैग्नेटिक डाइपोल, बराबर है कि नहीं। तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल अज्यूम कर सकते हैं, और इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मोमेंट, बराबर है। अभी ये मैग्नेट की तरह दिखने में तो नहीं है, जनरली ऐसा मैग्नेट रहता N/S, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और इसका कैसे मोमेंट निकाले थे हमने, डिस्टेंस अगर ये 12 है तो पोल स्ट्रेंथ K/12 ऐसा निकला था इसका मोमेंट, ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसको छोटे से मैग्नेट की तरह अज्यूम कर सकते हैं। क्यों अज्यूम कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं मैं। देखो, पुराने यूनिट में हमने देखा कि अगर करंट कैरिंग लूप है या फिर करंट कैरिंग कॉइल है, मान के चलो एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट है I, ठीक है, और रेडियस है मान के चलो R, तो करंट कैरिंग कॉइल का मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैसा लिखा था, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट NIA लिखा था कि नहीं, ऐसा। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, चलो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लो। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर है, करंट लूप और कॉइल, लूप मतलब सिंगल टर्न और कॉइल मतलब बहुत सारे टर्न्स, ठीक है। तो अगर पिछले यूनिट में हमने देखा था कि अगर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस है R, ठीक है, तो इसका मोमेंट कैसा लिखते हैं हम लोग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं हम लोग NIA। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिलहाल नंबर ऑफ टर्न्स 1 अज्यूम कर लो, लेकिन I/A, I मतलब इसका करंट और A मतलब ये वाला जो लूप है उसका एरिया, दैट इज πr²। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर है, करंट कैरिंग लूप अगर है तो उसका मोमेंट हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो करंट कैरिंग लूप हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और उसका मोमेंट हम लोग करंट इनटू एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो NIA। देखा था हमने ये पिछले यूनिट में कि करंट कैरिंग लूप का मोमेंट हम लोग NIA, N मतलब नंबर ऑफ टर्न, I मतलब करंट, A मतलब एरिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है अपने न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रे, चार्ज, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार्ज। कितना रहता चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19। तो चार्ज मूव होता है ना। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर यहां पे चार्ज मूव हो रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाले लूप में करंट भी आ रहा है, तो ये कौन सा लूप हो जाएगा फिर, करंट कैरिंग लूप हो जाएगा, है ना। और अभी जो मैंने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसका हम लोग मोमेंट निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से मोमेंट निकाल सकते हैं, करंट इनटू एरिया, ठीक है। तो पहले मुझको इसका अगर मोमेंट निकालना है तो मुझको करंट कितना आता है वो देखना पड़ेगा, और एरिया मतलब πr²। समझ में आ गया लॉजिक, क्या निकालना है हमको, एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस,
उसका हम लोगों को मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल, छोटे से मैग्नेट की तरह अज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है एक करंट कैरिंग लूप की तरह। चार्ज फ्लो होता है मतलब क्या होता है? करंट फ्लो होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये चार्ज ऐसे लूप में रिवॉल्व हो रहा, मतलब इस लूप में क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। और कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसका मोमेंट निकलेगा कौन से फॉर्मूले से? NIA। N तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेते, सिंगल लूप है तो I इंटू ए। तो इसका मुझको अगर मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले मुझको करंट निकालना पड़ेगा इंटू एरिया। तो एरिया तो सबको दिख ही रहा है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। और करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? करंट की डेफिनेशन, चार्ज है ना। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। तो कितना चार्ज है यहां पे? कौन रिवॉल्व हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मैं ई लिख देता हूं, है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जनरली ई लिखते हैं। तो चार्ज अपॉन टाइम, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन फिनिश करता है तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव हो रहा है। तो टाइम कितना लेना पड़ेगा? कंप्लीट ये इस इलेक्ट्रॉन को जो पूरा लूप कंप्लीट करने को टाइम लगता है उतना टाइम लेना पड़ेगा, तभी बोलेंगे कि नहीं करंट। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में फ्लो हुआ। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ? एक इलेक्ट्रॉन के इतना, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लगा? ये पूरा जब घूम के आएगा एक चक्कर, उतना टाइम। तो 1 कंप्लीट सर्कल मतलब टाइम पीरियड। ठीक है। तो अगर मुझको इसका मोमेंट निकालना है तो करंट इंटू एरिया, और करंट इस फॉर्मूले से निकलेगा और एरिया इस फॉर्मूले से निकलेगा। सिंपल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया इसका मोमेंट निकालने के लिए मुझको करंट इंटू एरिया, ठीक है, करंट निकालने के लिए चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। तो अभी देखते हैं टाइम पीरियड कैसे लिखोगे। कैसे लिखते टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है कि नहीं। तो टाइम पीरियड मतलब इस इलेक्ट्रॉन को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने को कितना टाइम लग रहा? एक पूरा सर्कल कंप्लीट, मतलब डिस्टेंस इज 2 पाई आर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान के चलो v है। तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का? 2 पाई आर अपॉन v, बराबर है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं वो फिर से समझने की कोशिश करो। एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो उसका मोमेंट हम लोग निकाल रहे हैं। मोमेंट का फॉर्मूला है ना, मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया। तो करंट निकालने के लिए है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। क्यों टाइम पीरियड? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब पूरा एक चक्कर घूमेगा तब वो उतना चार्ज फ्लो होगा वहां पे, बराबर है। तो इसलिए हमने पहले निकाले टाइम पीरियड। तो 2 पाई आर अपॉन वी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट यूनिट में याद भी हो गया होगा, है ना। 2 पाई आर अपॉन वी या फिर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है। तो इतना है टाइम पीरियड। तो चलो करंट निकाल लेते हैं पहले। करंट का अब बीच फॉर्मूला बताया मैंने, चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितने टाइम में? एक टाइम पीरियड में। तो चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज और टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब भी आपने निकाले 2 पाई आर बाई वी, तो वी चले जाएगा ऊपर। ठीक है। तो इतना हो गया मेरा करंट। ठीक है। तो इसका मोमेंट निकालना था मुझको, और मोमेंट के लिए मैं फॉर्मूला यूज करने वाला था करंट इनटू एरिया। तो करंट तो मिल गया, और एरिया ये वाला जो पूरा लूप दिख रहा है करंट कैरिंग लूप, इसका एरिया कितना है? एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पुट करो। ठीक है। करंट लिखे हमने यहां पे, अब बीच निकाले करंट। ठीक है। और बीच की कोई भी स्टेप ऐसा रट्टा मार के याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। सिर्फ आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, बराबर है। करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? ई। टाइम कितना लेना पड़ेगा? 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? कंप्लीट 1 सर्कल का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहीं पे फॉर्मूला, कहीं पे बीच क्या, इसमें कहीं पे लगा क्या कुछ, है ना। सीधा स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिंपल फॉर्मूले रखते गए। ठीक है। तो करंट इनटू एरिया, तो ये हो जाएगा पाई पाई कैंसल, एक आर कैंसल हो जाएगा। तो मोमेंट मिल जाएगा ई वी आर बाई 2। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
अगर आपको ई नहीं लिखना है तो क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू या फिर, है ना। v मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और r मतलब ये इलेक्ट्रॉन की रेडियस। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है ऐसे, तो उसकी रेडियस, और बाई 2। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, जिसका मोमेंट इस फॉर्मूले से मिलेगा, EVR बाई 2। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V मतलब उसकी वेलोसिटी और R मतलब उसकी रेडियस बाई 2। याद रहेगा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस के, कोई भी, अभी ये एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन का लिया, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, है ना। कोई दूसरे एटम रहते तो वहां पे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है कि नहीं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व होता है तो उसमें इतना मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसी मोमेंट को ना ऑर्बिटल मोमेंट भी कहते हैं। ऑर्बिटल क्यों कहते होंगे ऑर्बिटल मोमेंट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहते हैं ना। केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है, ठीक है ना। इसलिए इस मोमेंट को हम लोग ऑर्बिटल मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको देखनी है वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एक रेशियो डिफाइन करते जिसका नाम है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो किस किस के बीच का रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो अभी निकाला हमने, जिसको हम ऑर्बिटल मोमेंट भी बोलते हैं, है ना। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंट अब बीच निकाला हमने, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विथ एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये मोमेंट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो को गामा से रिप्रेजेंट करते। किस किस का रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसके लिए डिफाइन होता है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अब बीच निकाला हमने, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल मोमेंट, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी अभी निकाला, EVR/2, ठीक है। विथ एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम आपने ऑसिलेशन बोलता हूं, सॉरी, रोटेशनल डायनामिक्स में हमने देखा होगा एंगुलर मोमेंटम, बराबर है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, अभी जैसे बताया, टू द एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ये दो चीजों का रेशियो, न्यूमरेटर में मोमेंट, डिनोमिनेटर में एंगुलर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, उसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। मोमेंटम और मोमेंट दोनों के बीच में बराबर से देखो, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज रेशियो ऑफ, ये क्या है, m ऑर्बिटल मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिट, इसका तो फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, अभी हमने देखा था, EVR/2, है ना, अभी डिराइव किया हमने। और L एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो इसका मास है m और वेलोसिटी है v, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा mv, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितना है r, तो लीनियर मोमेंटम हो गया mv और एक्सिस से डिस्टेंस हो गया r, तो एंगुलर मोमेंटम निकलेगा mv × r। एंगुलर मोमेंटम को कैसा डिफाइन करते हैं, याद करो,
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम लेना पड़ेगा और उसका एक्सिस से डिस्टेंस, तो लीनियर मोमेंटम है mv और डिस्टेंस है रेडियस है r। ठीक है, तो L की वैल्यू है mvr और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका अभिश निकाले तो दोनों का रेशो ले लेते हैं EVR/2 और ये mvr। ठीक है, तो VV हो जाएगा कैंसल, RR हो जाएगा कैंसल और गायरोमैग्नेटिक रेशो आपको मिलेगा E/2m। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, तो गामा गायरोमैग्नेटिक रेशो इक्वल टू E/2m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, तो गायरोमैग्नेटिक रेशो भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सभी को पता रहता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना, कूलोम, और मास 9.1 × 10⁻31। स्टैंडर्ड वैल्यूज है, सभी को याद रहनी होंगी, ठीक है, केजी। ठीक है, ये वैल्यूज अगर पुट किए तो गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू मिल जाती है आपको ये इतनी 8.8 × 10⁻10 कूलोम पर केजी। क्यों? क्योंकि चार्ज E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो कूलोम, M मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मास मतलब केजी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रख लो। शॉर्ट नोट ना गायरोमैग्नेटिक रेशो की हमेशा आती है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। याद नहीं रखनी है तो आप सॉल्व भी कर सकते E और M की वैल्यू पुट करके, लेकिन मेरे ख्याल से याद रख लो। ठीक है, तो ये पेज नंबर्स बराबर से ध्यान से पढ़ो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस यूनिट में जो हमेशा आपको आना ही आना है, एक तो भी डेफिनेशन आती है, तो ऐसी डेफिनेशंस यहां पे देखनी है हमको। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल M। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन को कैसा डिफाइन करते हैं, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से रिपीट करता हूं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। कोई भी एक चीज है, कोई भी एक सैंपल है, सब्सटेंस है आपके पास, है ना, कोई तो भी एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए, है ना, तो जैसे ही आपने उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जितना अच्छे से मोमेंट आएगा, उतना अच्छे से हम लोग बोलेंगे कि उतना अच्छा उसका मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन होना मतलब क्या होना, कि कोई भी चीज को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर कितने अच्छे से मोमेंट आता है कि नहीं। कोई भी चीज मैग्नेटाइज हो रही है मतलब उसके अंदर मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे डाइलेक्ट्रिक में देखे थे पोलराइजेशन, है ना, कोई भी चीज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो जो एटम के डाइपोल्स थे वो ये करके चार्ज जमा हो जाता था एक साइड में, उसको पोलराइजेशन बोले थे। वैसे ही किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद वो कितने अच्छे से मैग्नेटाइज होता है, मतलब उसके अंदर कितना ज्यादा से ज्यादा मोमेंट आता है बाहर की फील्ड की वजह से, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन, है ना। कोई कोई सब्सटेंसेस है जो अच्छे से मैग्नेटाइज होंगे, उनको बोलेंगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आगे देखेंगे, है ना। आपको पता है आयरन हो गया, स्टील हो गया, एकदम फट से चिपक जाते हैं चुंबक को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में फट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो अच्छे से मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, कोई कोई सब्सटेंसेस है जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर ही नहीं होता, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, है कि नहीं, मैग्नेटाइजेशन का उनके अंदर मोमेंट ही पैदा नहीं होता, इसलिए मैग्नेटाइजेशन जीरो। तो मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, कि कोई भी सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसमें कितने अच्छे से मोमेंट आएगा, द नेट मोमेंट, जितना अच्छा मोमेंट आया उतना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ, मतलब उतना अच्छा वो मैग्नेटिक मटेरियल, है कि नहीं, उतना अच्छा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। तो मान के चलो ये कोई तो भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस लो आप, कोई भी चीज लो, है ना, कोई सब्सटेंस लो, कोई एयर लो, व्हाटएवर, ठीक है।
तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, कोई भी चीज जो लेंगे, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये देखो मैंने एरो से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाले सब्सटेंस के अंदर जितना मोमेंट आएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मोमेंट, ठीक है ना, अपॉन इसका वॉल्यूम, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन। ये जितना ज्यादा उतना ज्यादा मोमेंट इसके अंदर आएगा, और जितना कम मोमेंट आएगा उतना कम मैग्नेटाइजेशन। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आगे जाके देखेंगे, उनमें मोमेंट आता ही नहीं है, तो उनका मैग्नेटाइजेशन लगभग 0। ठीक है, तो नेट मोमेंट, कोई भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद उसके अंदर मोमेंट आना चाहिए, है कि नहीं? कैसे आता है मोमेंट, क्या आता है वो देखेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या आना चाहिए? मोमेंट आना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग बोलेंगे कि अच्छा मैग्नेटाइजेशन हुआ करके। तो नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। मोमेंट क्या है? मोमेंट क्या है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि नहीं? कोई भी जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी है मोमेंट। क्या है यूनिट इसका, मोमेंट का? मोमेंट का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या यूनिट है? ये मोमेंट का यूनिट लास्ट यूनिट में देखा था हमने, लास्ट टू लास्ट यूनिट में। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, तो ये मीटर स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देखो नाम एकदम पास पास है, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन मतलब M और मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब H। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको H बोलते हैं हम लोग, इसकी भी डेफिनेशन बड़ी काम की है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे हमने, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, ठीक है। तो या फिर इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है एकदम। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड represented in the vector form is known as magnetic field intensity। फिर से बताता हूं, the strength of magnetic field, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड कोई तो भी क्रिएट कर रहा होगा, कोई तो भी मैग्नेट क्रिएट कर रहा होगा, या फिर कोई तो भी करंट क्रिएट कर रहा होगा। लास्ट टू लास्ट यूनिट में देखे थे हमने कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। इस यूनिट में देखा कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो कोई तो भी जो चीज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बराबर है, सिंपल डेफिनेशन है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। और ये स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड रहती है? जो चीज मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना। जैसे करंट हो गया, या फिर मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, ये सिंपल सा मैग्नेट लिया मैंने, ये नॉर्थ पोल इसका और ये साउथ पोल इसका, ठीक है। तो ये वाले मैग्नेट्स की वजह से हमें, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव और साउथ मतलब नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या आएगी? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बराबर है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा? ये मैग्नेट। ये दो अलग अलग मैग्नेट नहीं है, हाँ, एक ही मैग्नेट है। उसका नॉर्थ पोल इधर दिखा है, साउथ पोल इधर दिखा है। तो किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? ये वाले मैग्नेट की वजह से। तो किसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड होगी? स्ट्रेंथ ये मैग्नेट के ऊपर डिपेंड होगी। बराबर है, तो यहां पे डिफाइन होगा H, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज H, ठीक है ना। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे देख रहे हैं आप लोग? मान के चलो ये मीडियम है एयर में देख सकते हैं, वाटर में देख सकते हैं, या फिर इसके अंदर लोहा भी रख सकते हैं, आयरन के अंदर देख सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, उतने स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं मिलती। उस मीडियम के अंदर या फिर उस मटेरियल के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो डिपेंड करेगी कि ये वाला सब्सटेंस कितने अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ, वो कितने से मैग्नेटाइज होने वाला सब्सटेंस है, अच्छा है कि नहीं है। तो एक्चुअल सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी उसको बोलते हैं हम लोग बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जनरली कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करे थे? बी, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर फ्लक्स डेंसिटी। तो कोई भी मीडियम में या फिर कोई भी सब्सटेंस में जो हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखती है उसको बोलते हैं बी, है ना। लेकिन एक्चुअल में, है ना, ऐसा अज्यूम करो
कि बारिश हो रही है, ठीक है ना, बारिश हो रही है और आप छाता लेके जा रहे हो, तो बारिश मतलब H, लेकिन वो छाते में से, और आपका छाता फटा हुआ है मान के चलो, ठीक है ना, तो वो फटे हुए छाते में से जो अंदर बारिश आएगी वो होगी B, है कि नहीं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो होगी H, जो ये मैग्नेट क्रिएट कर रहा है वो होगी H, लेकिन एक्चुअल सब्सटेंस में, एक्चुअल मीडियम में कितनी दिखेगी वो डिपेंड करेगा ये वाले सब्सटेंस के परमिएबिलिटी पे, है ना। किस पे डिपेंड करेगा, परमिएबिलिटी पे। जितनी अच्छी परमिएबिलिटी उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगा, जितनी कम परमिएबिलिटी, और ये परमिएबिलिटी भी किसके ऊपर डिपेंड होगी, मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड होगी, है ना। अब बीच मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन देखे, ठीक है ना। तो जितनी अच्छी इस मटेरियल की परमिएबिलिटी, मान के चलो एयर में देख रहे हैं आप लोग, या फिर वाटर भी हो सकता, या फिर आयरन भी हो सकता, कोई भी सब्सटेंस हो सकता, यहां पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको बोलेंगे H, और जो हमको मीडियम के अंदर मिलती है उसको बोलेंगे B, और यहां पे उतनी च मिलेगी जितनी इस सब्सटेंस की परमिएबिलिटी परमिट करेगी, ठीक है ना। यहां पे जो मैग्नेटिक टोटल कितनी क्रिएट हो रही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है H, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है H, लेकिन H की H आपको मीडियम में नहीं देखने को मिलती, उससे जितनी परमिट होगी परमिएबिलिटी उतनी आपको उस सब्सटेंस के अंदर मिलती है। तो सब्सटेंस के अंदर मिलती है B और इसकी स्ट्रेंथ है H, और दोनों के बीच का रिलेशन है B इक्वल टू म्यू इंटू H। याद रहेगा, B मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, H मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दोनों के बीच में फर्क है। H मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल स्ट्रेंथ, है ना। H किस पे डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जैसे करंट हो गया, सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, या फिर ये मैग्नेट हो गया। और B मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो मीडियम के अंदर। तो B और H के बीच में रिलेशन क्या है, B इक्वल टू म्यू इंटू H। व्हाट इज म्यू, म्यू इज द परमिएबिलिटी, म्यू इज द परमिएबिलिटी। किसकी प्रॉपर्टी है ये वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। हर एक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी अलग अलग हो सकती है, जितनी अच्छी परमिएबिलिटी उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड B उस सब्सटेंस के अंदर मिलेगा, है ना। जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए, आयरन वगैरह, उनकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए वहां पे बहुत मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना। तो म्यू मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने परमिटिविटी देखे थे, वैसे यहां पे परमिएबिलिटी। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने परमिटिविटी देखे थे, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इंटू के, ऐसा लिख सकते थे। व्हाट वाज इप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस, इप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इनटू सम कांस्टेंट। वैसे ही परमिएबिलिटी को भी सेम पैटर्न में लिख सकते हैं, परमिएबिलिटी इक्वल टू म्यू 0 इंटू सम कांस्टेंट। अभी यहां पे कांस्टेंट के की जगह पे कांस्टेंट लिख लेना म्यू आर, ठीक है। इस यहां पे कांस्टेंट आप बोलते थे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के समय कांस्टेंट को बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बराबर है। और यहां पे इस कांस्टेंट को बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों की स्पेलिंग्स बराबर देख लेना, और दोनों अलग अलग भी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इप्सिलॉन को इप्सिलॉन 0 इंटू के लिखा था, उसी प्रकार से म्यू को म्यू 0 इंटू म्यू आर ऐसा लिख सकते हैं। म्यू 0 मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, और म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। सिंपल। तो B और H दोनों के बीच का फर्क समझ में आ गया। H मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सब्सटेंस, और B इक्वल टू म्यू इंटू H, ठीक है। और एक डेफिनेशन देखनी है हमको, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। देखो H का मैं यूनिट भी बता देता हूं, H का यूनिट बताना भूल गया मैं। कैसे H को डिफाइन किए हमने, H को हमने डिफाइन किए, H मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन किए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। H का यूनिट है एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर, ठीक है, H का यूनिट।
ठीक है, आगे और एक डेफिनेशन देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ये भी काम का रेशो है। परमिएबिलिटी तो हाई ही है, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब अपनी पहली डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो इसको बोलेंगे हम लोग ससेप्टिबिलिटी, है ना। मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और यूनिट क्या होगा इसका? कुछ भी यूनिट नहीं होगा। देखो, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट मैंने बताया था एम्पियर पर मीटर, और एच का भी यूनिट है एम्पियर पर मीटर, बराबर। तो दोनों हो जाएंगे कैंसल और ये रहेगा कांस्टेंट। तो ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट है। हर एक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होगी। जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, बराबर है कि नहीं? क्यों 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 अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा? क्योंकि क्या दिखा रहा है, देखो, एच मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है? कि उसके अंदर कितना मोमेंट आता है। जितना ज्यादा मोमेंट आएगा उसके अंदर, उतना अच्छे से मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, है कि नहीं? तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बहुत रहती है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आती है। आयरन हो गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हो गए, ठीक है ना। तो ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इसको कैसे याद रखना? ये है ससेप्टिबिलिटी, ये है मैग्नेटाइजेशन, ये है एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे याद रखना, एसएमएच, एसएमएच, ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच। ठीक है। और एक रिलेशन है, देखो, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन हमको अभी कोई काम का नहीं, ठीक है ना। ये म्यू आर क्या है रे, बताओ। अभी देखिए हमने परमिएबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी कैसे लिख सकते हैं? म्यू जीरो इंटू म्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं। म्यू आर मतलब क्या था? कांस्टेंट। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, वैसे ये कांस्टेंट, ठीक है। तो ये म्यू आर को हम लोग 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर है। मतलब ये जो परमिएबिलिटी है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपल। तो देखा जाए तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखो ससेप्टिबिलिटी भी क्या था? कांस्टेंट, उसमें 1 मिला दिए तो म्यू आर भी क्या हो जाएगा? एक उसका कांस्टेंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये पेज नंबर्स बराबर से पढ़ लीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेसन देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो ये टाइप कैसे कैसे आते हैं? क्यों डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या है, पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये सभी चीजें हमको यहां पे देखनी है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे कोई भी सब्सटेंस आप लेते हो, कोई भी मीडियम आप लेते हो, सब्सटेंस बोलो, मटेरियल बोलो या फिर मीडियम, तीनों का मतलब सेम है। तो कोई भी मटेरियल जब आप लेते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो जरूरी नहीं कि हर एक सब्सटेंस, हर एक मटेरियल सेम तरीके से बिहेव करेगा। किसी में अच्छा मैग्नेटाइजेशन होता है, किसी में मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होता, है ना। तो जिनमें बहुत अच्छे से मैग्नेटाइजेशन होता है, बहुत अच्छे से मोमेंट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। जिनमें मैग्नेटाइजेशन आता तो है लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म इतना बहुत ज्यादा नहीं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, व्हाटएवर, तो कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो भी तो भी उनके अंदर मोमेंट आता ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, और असर हुआ भी तो उनमें जो मोमेंट आता है तो वो थोड़ा सा हल्का सा मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अपोजिट मतलब वो अट्रैक्ट होने की वजह हल्के से रिपेल होते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का या तो उनके ऊपर असर नहीं होता, या फिर हुआ भी तो उल्टा असर होता है।
मतलब अट्रैक्ट होने की वजह वो रिपेल होने लगते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। तो 3 कैटेगरी में जनरली हम लोग मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। बराबर। डाईमैग्नेटिक मैग्नेटाइज नहीं होते और मैग्नेटाइज हुए तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, हल्के से रिपेल होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट आता है मतलब रिपेल होना, और सेम डायरेक्शन में मोमेंट आना मतलब अट्रैक्ट होना। ठीक है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर अच्छे से मैग्नेटाइजेशन होता है, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर कोई भी ये अगर मान के चलो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अभी आपको समझने के लिए बहुत बड़ा बड़ा निकाला है डायग्राम, है ना। कोई भी सब्सटेंस एटम्स से बना रहता है, देखो ये लाल लाल मैंने एटम्स निकाले हैं, एटम्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स बोलो। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डाईमैग्नेटिक में क्या होता होगा। अभी हमने इसी यूनिट में शुरुआत में ही देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है, मोमेंट आता है कि नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट कितना, EV/2, इतना मैग्नेटिक मोमेंट आता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कौन से प्लेन में घूम रहा है उस हिसाब से उस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। अभी आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, हर सब्सटेंस एटम्स से बना हुआ है, और एटम के अंदर एक एटम लेते हैं आप लोग तो उसका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 6, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास रहते। सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहते, मतलब सभी का मोमेंट ऐड होके कोई भी सब्सटेंस के एटम के ऊपर एक नेट मोमेंट रह सकता है। रह सकता है कि नहीं रह सकता है। कोई भी जो मटेरियल का एटम है, कोई भी एटम ले लो, उस एटम के ऊपर क्या आ सकता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। किसकी वजह से आ सकता है, क्योंकि एटम के अंदर क्या रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट छोटे छोटे ऐड करके उस एटम के ऊपर नेट मैग्नेटिक मोमेंट रह सकता है। जैसे देखो उधर डाइलेक्ट्रिक में देखा था, पोलराइजेशन के समय हमने एटम मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, देखो छोटे से डाइपोल की तरह। वैसे ही यहां पे भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस के एटम के ऊपर हल्का सा मोमेंट आ सकता है, किनकी वजह से, ये जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उनकी वजह से। बराबर है। मतलब यहां पे भी हम लोग सब्सटेंस के एटम को मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकते है ना, छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में ना, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह हो गया, है ना, उनके एटम के ऊपर या फिर उनके मॉलिक्यूल के ऊपर जनरली एटम्स के ऊपर मोमेंट रहता ही नहीं है। देखो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया इनके एटम के ऊपर, है ना। जनरली डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो है उनके एटम्स के ऊपर नेट मोमेंट रहता ही नहीं है ना। ये जो एटम्स है उनके ऊपर नेट मोमेंट रहता ही नहीं है। तो इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते भी हो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर है। और कुछ थोड़े बहुत अगर मोमेंट यहां पे आया भी, मान के चलो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस प्रकार से, तो एक दो थोड़े से एटम्स में मोमेंट आया भी तो भी उल्टी दिशा में आता है। देखो ये मोमेंट उल्टी दिशा में आ जाता है ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये इधर जा रहा है, मतलब ये क्या होते हैं, हल्के से रिपेल होते हैं, है ना। हर एक एटम में आएगा ऐसा नहीं है, बहुत कम एटम्स में अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट हो सकता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है उनको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या क्या प्रॉपर्टी है इनकी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इनमें मोमेंट जनरेट होता है क्या, नहीं होता। क्यों जनरेट नहीं होता, क्योंकि ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स के ऊपर पहले से मोमेंट रहता ही नहीं है। मोमेंट रहेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, मोमेंट ही नहीं है उनके एटम के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा, है ना। हमने देखा था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हो मतलब ये सब बार मैग्नेट रखते हो, मतलब जिसमें मोमेंट है, तो ये बार मैग्नेट बोलो या फिर ये मोमेंट ऐसे रोटेट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके एटम्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, है ना, ये जो एटम्स है
ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम ही नहीं कर रहे, तो कुछ असर होगा क्या है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं होगा। तो इसलिए उनमें मैग्नेटाइजेशन जनरली नहीं आता, और थोड़ा बहुत आया भी तो मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में आता, मतलब वो रिपेल होते हैं। कौन से एग्जांपल्स है ना, जैसे अभी मैंने बताया हाइड्रोजन गैस वगैरह, ये है डायमैग्नेटिक के एग्जांपल्स। ठीक है, दो एग्जांपल्स हर एक सब्सटेंस के, हर एक इसके आपको याद रखना है डिफरेंस में, है ना। इनका डिफरेंस काफी काम का है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो वो प्रॉपरली डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक के बाद आता है हमारा पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और जैसा मैंने बताया कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों अच्छे से मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है ना, दोनों सब्सटेंसेस को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखे, मान के चलो ये पैरा है और ये फेरो है, तो दोनों को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उनमें नेट मोमेंट आता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मान के चलो थोड़ा सा जो नेट मोमेंट आता है, ठीक है ना। लेकिन सेम मैग्नेटिक फील्ड में अगर फेरोमैग्नेटिक को सब्सटेंस को रखे तो इसके अंदर भी नेट मोमेंट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आएगा इसके मुकाबले। मतलब पैरामैग्नेटिक में भी नेट मोमेंट आता है इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना। ये हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, ठीक है ना। तो इसमें भी नेट मोमेंट जनरेट होगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाले भी सब्सटेंस में नेट मोमेंट जनरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन पढ़े ना हमने, नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखो भी तो भी इसके अंदर अगर नेट मोमेंट 10 का आया तो इसके अंदर नेट मोमेंट 1000 का आ सकता है। इतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो पैरा, है ना, और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होंगे, रिपेल नहीं होंगे, है ना। मैग्नेट स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट नहीं जाएंगे, वीकर टू स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट होंगे वो, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज होता है, फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक और पैरा में क्या फर्क है कि फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइज होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाता है उसके अंदर, है ना। और एक चीज, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये कभी कभी परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाए ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सीधा सीधा मैग्नेट भी बन सकता है। उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिए तो भी वो अभी परमानेंट मैग्नेट बन गया। ऐसी चीज आपको पैरामैग्नेटिक में देखने को नहीं मिलती। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगाओ, पैरामैग्नेटिक के ऊपर कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए कि वो वापस अपना बेचारा नॉर्मल इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फेरोमैग्नेटिक का ऐसा नहीं है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ना, और थोड़ी देर रखे उसको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे और फिर मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिए तो वो सब्सटेंस अभी खुद एक मैग्नेट बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट। जैसे याद करो, आपल्या घरी इथं टाचण्या असतात छोट्या छोट्या, है ना, वो टाचनियाँ चुंबक पे चिपकी रहती है सालों साल। तो चुंबक निकाल भी दिए तो भी एक टाचनी दूसरे टाचनी को ऐसे, एक निडल दूसरी निडल को ऐसे चिपक जाती है। क्यों क्यों? क्योंकि वो भी मैग्नेट बन गई, बराबर है। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होते हैं, है ना। लेकिन फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में? नॉर्मल सब्सटेंस की तरह ही, ये देखो, मान के चलो ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और ये है इसके एटम्स, ठीक है। तो अभी हर एक एटम के ऊपर एक एरो दिख रहा है आपको। डायमैग्नेटिक में ऐसा एरो नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि डायमैग्नेटिक की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसके एटम के ऊपर कुछ भी नेट मोमेंट आता ही नहीं था। नेट मोमेंट ऑन द एटम ऑफ द डायमैग्नेटिक वाज जीरो, ठीक है ना। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक का हर एक एटम या फिर हर एक मॉलिक्यूल जो है
है ना। हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अभी मैंने शुरुआत में बताया था, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मोमेंट ऐड होते हैं, तो सभी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट ऐड होके उसके एटम के ऊपर एक नेट मोमेंट आता है जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना। तो आपको समझने के लिए कैसे देखो, 3-4 एटम्स दिखाए हैं, ऐसे तो लाखों एटम होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है, ठीक है, तो उसके अंदर ये देखिए उसके एटम्स, हर एक एटम के ऊपर छोटा छोटा मैग्नेटिक मोमेंट है। मतलब हर एक एटम किसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, छोटे से डाइपोल की तरह, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था उधर, है ना, HCl मॉलिक्यूल, वैसे ही इधर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है ना। लेकिन ये एटम के है ना, ये जो एटम्स है, फिलहाल अभी बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है क्या मैंने यहाँ पे, फिलहाल इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, ठीक है ना। तो ये जो एटम्स है इसका मूवमेंट इधर जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन में रहते हैं, ये सभी जो एटम्स के मूवमेंट रहते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो नेट मोमेंट जो इसके अंदर पहले से रहेगा वो कैसे रहेगा, सॉरी, नेट मोमेंट जो इसके अंदर रहेगा वो रहेगा 0, ठीक है ना। भले ही हर एक एटम के ऊपर मोमेंट है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन रैंडम है, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले अगर इन सबका मोमेंट मिला दिया जाए तो इस सब्सटेंस के अंदर नेट मोमेंट रहता है 0, है कि नहीं। कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जैसा हमने देखे कि अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सभी का हम लोग एडिशन कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के हर एक एटम के ऊपर छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, मतलब हर एक एटम किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा, ठीक है। और सभी का मिला के नेट मोमेंट कितना है, नेट मोमेंट 0 है। मतलब अभी मैग्नेटाइज हुआ है क्या, ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, अपने आप ही कैसे मैग्नेटाइज होगा, अभी इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब मैग्नेटाइज होगा। तो चलो अभी इसको रखते हैं, ठीक है। तो अभी इस सब्सटेंस को हमने, ये देखो बड़े बड़े एरो से दिखाया मैंने, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। तो जैसे ही आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो क्या होगा, देखो एक एटम कंसीडर करो, कोई भी एक एटम, ठीक है ना, ये है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक एटम कंसीडर करो, हर एक एटम के ऊपर मोमेंट है, हर एक एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है ना, ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है ये। और हमने अभी देखा था, लास्ट यूनिट में भी देखा था और अभी भी देखा कि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा और वो टॉर्क की वजह से रोटेट होगा। कब तक रोटेट होगा, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल नहीं आ जाता, बराबर है कि नहीं। तो ये जो सभी एटम्स है वो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद रोटेट होंगे, और ऐसे रोटेट होंगे कि सभी का मैग्नेटिक मोमेंट कौन किसके साथ पैरेलल में आए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में आए। अभी देखो सबकी डायरेक्शन एक तरफ जा रही है, मतलब अभी इसके अंदर क्या आया, नेट मोमेंट कुछ तो भी आया, नॉट इक्वल टू 0, बराबर है ना। पहले नेट मोमेंट 0 था, क्यों, क्योंकि कोई इधर कोई उधर कोई उधर, तो सभी का एडिशन 0 हो गया था। लेकिन अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद सभी की डायरेक्शन, सभी जो एटॉमिक, सभी जो छोटे छोटे एटम्स है, एटम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सभी जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है ना, सभी के मोमेंट एक ही दिशा में जाना चालू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर टॉर्क आके वो रोटेट होंगे, जैसा अभी बताया, ठीक है। तो इसके अंदर अभी क्या आ जाएगा, नेट मोमेंट आ जाएगा, और नेट मोमेंट आ गया मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। लेकिन मान के चलो अभी मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो फिर से वो जो एटम्स है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल आए थे, सभी के मोमेंट फिर से वो रैंडम डायरेक्शन में हो जाएंगे, है ना, वापस रैंडम डायरेक्शन में हो जाएंगे, और फिर से अंदर का मोमेंट कितना हो जाएगा, फिर से अंदर का मोमेंट हो जाएगा 0, मतलब फिर से ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा अपने आप, है कि नहीं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म कब तक रहता है,
जब तक बाहर का एक्सटर्नल फील्ड है तब तक। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालो तो वापस ये अपने जैसे थे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, है ना, रैंडम डायरेक्शन में उनके मोमेंट जाएंगे और रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण नेट मोमेंट फिर से जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे बिहेव करते हैं। हर एक एटम जो है पैरामैग्नेटिक का, उसको आप लोग छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर मोमेंट है। क्यों है मोमेंट? क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उसकी वजह से मोमेंट है, और सभी के मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण नेट मोमेंट जीरो रहता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद सभी के मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल आते हैं और ये क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक अगर समझ में आ गया तो फेरोमैग्नेटिक 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है कि फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जो उसके अंदर मोमेंट पैदा होता है ना। फेरोमैग्नेटिक में भी देखा जाए तो वही वैसी ही है ना। ये मान के चलो, ये अभी जैसे मैंने पैरामैग्नेटिक का दिखाया था, तो ये मान के चलो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था। तो हर एक जो मॉलिक्यूल है या फिर हर एक एटम जो है पैरामैग्नेटिक का, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर मोमेंट है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है हर एक एटम। ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक का भी कुछ ऐसा ही है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हर एक एटम के ऊपर मोमेंट रहता है। ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के भी हर एक एटम के ऊपर मोमेंट रहता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? ये पैरामैग्नेट में कैसे हर एक एटम अपना अलग अलग है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? यहां पे जो एटम्स है ना, वो ग्रुप बना के रहते हैं। जिनका मोमेंट सेम डायरेक्शन में है वो सभी एक ग्रुप में आ जाते हैं, है ना। ये देखो, ये एक ग्रुप हो गया जिनका मोमेंट एक डायरेक्शन में। देखो, हर एक एटम के ऊपर मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। हर एक एटम को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। क्यों आएगा ये भी बहुत बार बता दिया मैंने, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्विंग, तो उनका हर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऐड होके होके हर एक एटम के ऊपर मोमेंट आ सकता है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक के एटम्स, है ना, इंडिविजुअल रहते, किसी का मोमेंट उधर, किसी का मोमेंट उधर, किसी का इधर। फेरोमैग्नेटिक में भी वैसा ही है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि जिनका मोमेंट सेम डायरेक्शन में है वो सभी एटम्स ग्रुप बना के रहते हैं। ये देखो, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, और इस ग्रुप को बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। तो बस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों के बीच में बस इतना फर्क है कि पैरामैग्नेटिक में अकेले अकेले रहते हैं एटम्स, है ना, उसका मोमेंट इधर जा रहा, उसका उधर जा रहा, है ना, तीसरे का भी, है ना, ये वाला एटम का भी मोमेंट इधर ही जा रहा है, ये वाले का भी उधर ही जा रहा है, लेकिन वहां पे ग्रुप बना के नहीं रहते हो। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में वैसा नहीं है। फेरोमैग्नेटिक में सभी एटम्स जिनका मोमेंट एक डायरेक्शन में है वो ग्रुप बना के रहते हैं, और इनको बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है ना। तो अभी इंडिविजुअल एटम नहीं निकालेंगे हम लोग, ये डोमेन का पूरा मोमेंट बड़ा सा ये ऐसा जाएगा, ये डोमेन का पूरा मोमेंट ये ऐसा जाएगा, ये डोमेन का ऐसा जाएगा, ये डोमेन का ऐसा जाएगा, ये डोमेन का ऐसा जाएगा। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड बाहर की अप्लाई नहीं करते तो फिर से इसके अंदर नेट मोमेंट कितना है? फिर से नेट मोमेंट कितना है? जीरो। अपने आप ही थोड़ी मैग्नेटाइज होगा कोई भी मटेरियल, है ना। देखो, ये डोमेन का मोमेंट इधर जा रहा, इसका इधर जा रहा, फिर से रैंडमली डायरेक्शन में है। ठीक है ना, कोई डोमेन उधर पॉइंट कर रहा, कोई डोमेन इधर पॉइंट कर रहा, तो फिर से थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फिर से नेट एडिशन कितना हो जाएगा? मोमेंट का जीरो हो जाएगा। मतलब जब तक अभी आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हो तो नेट मोमेंट कितना है इसका भी फिर से जीरो है। ठीक है ना। लेकिन अभी जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये इतने जल्दी से मैग्नेटाइज होगा पैरामैग्नेटिक के मुकाबले, है ना। क्यों जल्दी से मैग्नेटाइज होगा? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों में फर्क ही क्या है कि पैरा और फेरो दोनों में फर्क क्या है? फेरो वाला जो सब्सटेंस है वो पैरा से कई ज्यादा गुना मैग्नेटाइज हो जाता है। तो क्यों? जैसे इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, अभी ऐसा सोचो ना,
एक एक एटम मत सोचो, अभी पूरा का पूरा डोमेन, ये डोमेन में कितने लाखों करोड़ों एटम हो सकते हैं ये वाले डोमेन में, है ना। पैरामैग्नेटिक में बेचारा सिंगल सिंगल एटम आ रहा था, यहां पे सिंगल सिंगल नहीं, ऐसा सोचो पूरा डोमेन का डोमेन आ जाता है ना, ग्रुप का ग्रुप पूरा। कोई भी काम अगर आप करने जाते हो, बड़ा सा काम, तो अकेले करोगे तो बहुत टाइम लगता, लेकिन पूरे ग्रुप के साथ करोगे वही सेम काम तो वो जल्दी हो जाता है। वैसा ही सेम यहां पे जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पूरा का पूरा डोमेन जब पैरेलल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, ये डोमेन पूरा, तो एक डोमेन में तो कई सारे एटम्स हैं, मतलब ये जल्दी से क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। बराबर है। तो समझने के लिए देखो, अभी ये ऐसे आड़े टेढ़े डोमेन निकालने की वजह, चलो 4 डोमेन निकाल लेते हैं। इसका मोमेंट जा रहा है इधर, ये डोमेन्स है, हाँ ये डोमेन्स है, मतलब यहां पे ऐसे कई सारे एटम्स होंगे, ये देखो कई सारे एटम्स होंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो एटम्स नहीं निकाल रहे अभी हम लोग, डोमेन की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स रहते हैं, तो 4 डोमेन्स निकाल लिए हमने। देखो इसका इधर जा रहा है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। और नेट मोमेंट कितना रहेगा इसके भी अंदर, 0। जब तक आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते तब तक नेट मोमेंट कितना रहेगा, 0। और जैसे ही अभी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसका साइज बढ़ना चालू हो जाएगा, और ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डोमेन के डोमेन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होते जाएंगे। तो डोमेन मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक साथ 1000 एंड लैक्स ऑफ एटम्स एक साथ आएंगे तो जल्दी से मैग्नेटाइज होगा, ठीक है ना। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आप इस फेरोमैग्नेटिक के ऊपर रखोगे तो ये डोमेन का साइज जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है उसका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या होते जाएगा, मैग्नेटाइज होते जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, है कि नहीं। पैरामैग्नेटिक के मुकाबले जल्दी से मैग्नेटाइज होगा, ठीक है ना। वहां पे तो एक एक एटम आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां तो डोमेन का डोमेन आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइज होगा जल्दी से। और मान के चलो अभी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, हटाने के बाद तुरंत सभी एटम अपने रैंडम पोजीशन में आ जाते थे। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वापस से इसको रिकवर करने को टाइम लगता है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो फिर से ये इसका स्ट्रक्चर वापस ओरिजिनल की जैसा आने के लिए, मतलब सभी का डोमेन का साइज वापस फिर से नॉर्मल आने के लिए टाइम लगेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए और हटा दिए तो पट से अंदर की भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसको ओरिजिनल में आने के लिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड होल्ड करके रखता है। और कभी कभी तो अगर आपने बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, तो सभी जो डोमेन है सभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाते हैं, एक ही डोमेन बचता है फिर, है ना। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने काफी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो सभी का डोमेन, है ना, जितने भी डोमेन है, अभी समझने के लिए तो हमने यहां पे 4 ही निकाले, लेकिन जितने भी डोमेन होंगे उसके वो सभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाते हैं और एक ही डोमेन हो जाता है ऐसा बड़ा वाला, और ये वाला सब्सटेंस बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तो भी इसके अंदर का मोमेंट अभी जाएगा नहीं, ये अभी मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये दूसरों को अभी दूसरे सब्सटेंसेस को चिपकाएंगा अभी ये, है ना। ऐसी चीज आपको पैरामैग्नेटिक में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखे और उसके बाद स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिए तो भी ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस खुद एक क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट बन गया। क्यों? क्योंकि सभी जो डोमेन्स थे उसके वो सभी मिलके एक ही डोमेन बनाए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बन गया, है ना। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिए तो भी इसका स्ट्रक्चर फिर रिकवर नहीं हो पाता, इसके अंदर का मोमेंट वैसा ही रहता है। और मोमेंट है मतलब मैग्नेट है, जहां पे मोमेंट आया वो मैग्नेट है ना, अपने आप ही मोमेंट आ रहा है। इसको अभी आप मैग्नेटिक फील्ड में रख भी नहीं रहे तो भी मोमेंट आ रहा है उसके अंदर, मतलब अभी क्या बन गया,
ये बन गया अभी परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो डोमेन थ्योरी के हिसाब से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये बड़े डिफरेंसेस है। दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, मान लिया दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर देखा जाता है? डोमेन स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है ना, तो ये डोमेन स्ट्रक्चर की वजह से पैरा और फेरो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अदरवाइज दोनों के पीछे का लॉजिक तो सेम ही है। इसके भी एटम के ऊपर मोमेंट है, इसके भी एटम के ऊपर मोमेंट है ना। लेकिन फेरो में जो एटम्स है, जो एटम्स के मोमेंट एक डायरेक्शन में है, वो बस ग्रुप बना के रहते हैं। तो ग्रुप बना के रहने के कारण वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। डीमैग्नेटाइज भी जल्दी से नहीं होते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखते हैं। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में देखा जाए तो बस यही फर्क है। तो अज्यूम कर लो कि अगर मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और ये डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर है। तो मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अभी डोमेन स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? उसको गर्म करके, हीट करके। जितनी ज्यादा हीट करेंगे उसको, उसका डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाएगा, है ना। तो मान के चलो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और मैंने इसको हीट करते जा रहा, हीट करते करते एक टेम्परेचर आ गया जहां पे डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। उस टेम्परेचर, है ना, तो उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। बराबर है। और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या रहेगी डेफिनेशन क्यूरी टेम्परेचर की? द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर दिए, वो टेम्परेचर मतलब क्यूरी टेम्परेचर। और अंदर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के कारण अंदर क्या होता है? वो डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों के बीच में फर्क था ही क्या? दोनों के बीच में सिर्फ डोमेन का ही तो फर्क था, है ना। डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो फेरो क्या और पैरा क्या, सेम ही है। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी देखनी है शॉर्ट नोट के लिए, अभी रिसेंटली सिलेबस में ऐड हुई है, तो मेरे ख्याल से मतलब एक दो साल पहले ये ऐड हुआ है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, नया टॉपिक है तो हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हिस्टैरिसीस किसकी प्रॉपर्टी है? फेरोमैग्नेटिक की। तो ये भी शॉर्ट नोट देख लेते हैं। तो चलो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया हमने, है ना, और उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर रख दिया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और अज्यूम करो कि ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ आप बदल सकते हैं। मतलब मैग्नेट की स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब H, और सब्सटेंस के अंदर, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो है B। बताया था मैंने। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो B, लेकिन इसको कितने स्ट्रेंथ के अंदर रखें? दैट इज H। ठीक है, तो अज्यूम करो कि आप H बढ़ाते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, और उसके हिसाब से इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे कम होती है, कैसे कैसे ज्यादा होती है ना। ये बढ़ाते गए तो ये भी बढ़ती है क्या? सेम डायरेक्शन में बढ़ती है क्या? इसको तुरंत बढ़ाए तो ये तुरंत बढ़ती है क्या? तो ये चेक करने के लिए जो ग्राफ है उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस। द ग्राफ बिटवीन B एंड H फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो क्या हम लोग वैरी करते जाएंगे? H, और क्या देखते जाएंगे? उसका B। ठीक है, तो चलो जीरो से स्टार्ट करें, बाकी डायग्राम समझ में आएगी धीरे धीरे। पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे लिया है H और वाई एक्सिस पे लिया है B। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिलता है? जैसे जैसे आप H जीरो से बढ़ाते जाते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो H बढ़ रहा है, वैसे वैसे B भी बढ़ते जाता है। ये देखो B बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे H बढ़ते जाता है वैसे वैसे B भी बढ़ते जाता है। जाहिर सी बात है,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो मैग्नेटाइज तो होगा ही, और जितना ज्यादा आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डालोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो वो मैग्नेटाइज होते जाता है होते जाता है होते जाता है, लेकिन एक पॉइंट आता कि उसके बाद आप कितना भी एच बढ़ाओ, आप कितना भी एच बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर की सैचुरेट हो जाती है, सैचुरेट है कि नहीं, उसकी भी कुछ लिमिट है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दैट इज ओके, लेकिन उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखने की मैक्सिमम कैपेसिटी है। कितना भी देंगे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वो पकड़ के रखेगा ऐसा थोड़ी है ना, उसकी भी कैपेसिटी है। तो पॉइंट ए पे वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है ना, सैचुरेट हो गया मतलब इसके बाद आप कितना भी एच बढ़ाओ, देखो ये वाला पॉइंट है ना, यहां तक आप एच बढ़ाते गए तो बी भी बढ़ते गया, लेकिन इसके बाद एच कितना भी बढ़ाओ ये बी कांस्टेंट रहेगा, ये देखो कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या हो गया यहां पे सैचुरेट। ठीक है, तो अभी इधर बढ़ा के फायदा नहीं, तो चलो एच अभी इस पॉइंट से कम करना चालू करते हैं। ठीक है ना, यहां तक आने के बाद एच अभी हम लोग वापस कम करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आ गए, जैसे यहां से यहां तक आ गए थे, ठीक है, यहां से यहां तक आ गए थे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे आने के बाद एच हम लोग डिक्रीज करना चालू करते हैं, चलो डिक्रीज करना चालू करते हैं, टैं टैं डिक्रीज करना चालू करेंगे तो उसके अंदर की जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो भी कम कम होते जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से जहां से बड़ी थी उसी हिसाब से कम नहीं होगी। ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक है, उसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रखना। ठीक है ना, तो आप भले ही एच कम कम करते जा रहे हैं, यहां से भले ही एच कम कम करते जा रहे हैं, लेकिन ये धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, है ना, एकदम ऐसे कम नहीं हो रही। देखो जैसे ये बड़ी थी ऐसे फट से बड़ी थी, उसी प्रकार से ये फट से जीरो की तरफ नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है जीरो की तरफ, है ना, धीरे धीरे जा रही है। ये देखो आप जो एच है कम करते जा रहे हैं और ये बी ऐसा कम होते जा रहा जा रहा जा रहा, एच आपने जीरो कर दिए, ऐसा एच कम कर करके आपने एच जीरो कर दिए यहां पे, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जीरो नहीं हुआ, है ना, क्यों, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखता है, बराबर है कि नहीं। पैरामैग्नेटिक रहा तो क्या होता है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, उसके अंदर की भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। देखो एक्सपेरिमेंटली देखो, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आपने एच जीरो कर दिए, फिर भी उसके अंदर ये देखो इतनी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेन करा उसने, है ना, आपने उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, फिर बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए स्ट्रेंथ बढ़ाते गए, ठीक है ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर बाहर की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो भी कर दिए, लेकिन इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अभी जीरो होने का नाम नहीं ले रही, क्यों, क्योंकि उसकी रिटेन कर दिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखा, रिटेन किया, तो इसको बोलते हम लोग रिटेंटिविटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे रिटेंटिविटी को, द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी, या फिर बी का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, क्या है बी, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन एक्सटर्नल एच इज जीरो, व्हेन एक्सटर्नल एच इज जीरो इज नोन एज रिटेंटिविटी, है ना। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की, आप बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो भी कर दो तो भी उसने मैग्नेटिक फील्ड जो पकड़ के रखी है उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंटिविटी। ये देखो इतनी वैल्यू उसके अंदर अभी भी है कि नहीं, तो क्या हो गया ये रिटेंटिविटी, द वैल्यू ऑफ बी व्हेन एच इज जीरो इज नोन एज रिटेंटिविटी। चलो ठीक है, एच जीरो हो गया यहां पे, अभी फिर से एच को निगेटिव करना चालू करते हैं, ठीक है ना, एच को निगेटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो ये बी भी कम कर रहे हैं आप लोग, है ना, जैसे जैसे एच कम करते जाओगे वैसे वैसे बी भी कम होते जाएगा, तो अभी करते करते मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गई। देखो ये पॉइंट सी पे देखो
बी की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ये 0 करने के लिए आपको ये इतना H माइनस करना पड़ा, बराबर है कि नहीं? H 0 करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर की 0 हुई क्या? नहीं, H आपको निगेटिव करना पड़ा, तो सर्टन ये इतना निगेटिव करना पड़ा तो जाके उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 0 हुई। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोएर्सिविटी, है ना? कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट सी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हुई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर का बी 0 हो गया, लेकिन वो 0 करने के लिए मुझको क्या करना पड़ा? मुझको निगेटिव डायरेक्शन का H लगाना पड़ा, है ना? देखो ये इतना H लगाना पड़ा निगेटिव डायरेक्शन में। तो कैसे डिफाइन करेंगे कोएर्सिविटी? मतलब द निगेटिव वैल्यू ऑफ H, द निगेटिव वैल्यू ऑफ H, निगेटिव वैल्यू ऑफ H एट विच B बिकम्स 0, उसको बोलेंगे कोएर्सिविटी। ठीक है, फिर इस पॉइंट के बाद फिर से आप इसको H को कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो फिर से ये B इधर सैचुरेट, जैसा इधर सैचुरेट हुआ था वैसा इधर निगेटिव डायरेक्शन में भी सैचुरेट होगा, है ना? फिर से यहां से बढ़ाते जाओ तो इधर फिर से रिटेंटिविटी मिलेगी, फिर से कोएर्सिविटी, और ये आपको वापस वैसा का वैसा फिर से मिलते जाएगा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस कर्व। सिंपल। तो ये पेजेस पढ़ लेना बराबर से, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी।